हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 11th के लिए भी कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के वन शॉट वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 के 3 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है क्लास 12 में तो आप प्लीज़ उसे बता दीजिएगा। और दूसरी बात, आज हम लोग पाइथन फंडामेंटल्स को कवर करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर से स्टार्ट किया गया है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल चैप्टर से कोई वीडियो चाहिए होगा वन शॉट या फिर डिटेल में ही वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दें। दूसरी बात, ये जो लेक्चर है ये थियरी बेस्ड होने वाला है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग से बेस्ड एक लेक्चर चाहिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पाइथन फंडामेंटल्स। अब इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल्स क्यों रखा गया, पाइथन फंडामेंटल्स? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही फंडामेंटल बातें करने वाले हैं, वो बातें करने वाले हैं जिससे पाइथन लैंग्वेज बिल्ट हुई है, मतलब छोटे छोटे हिस्से पाइथन की जिसने मिलकर ये पूरा पाइथन, इतना ब्रॉड पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूं कि अगर आप बिल्डिंग की बात करते हो तो बिल्डिंग में सबसे पहले आप किस चीज़ की बात करते हो? आप ब्रिक्स की बात करते हो, क्योंकि इन ईंटों को ही जोड़कर उस बड़ी सी बिल्डिंग को क्रिएट किया गया है। तो उसी तरह इस बड़ी सी पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट करने वाला वो ईटा कौन सा है? तो जी हाँ, वो सबसे छोटा पार्ट जिसने पूरी पाइथन को क्रिएट किया है, पूरी पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया है, वो है टोकन्स। तो हम लोग अब टोकन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आपने टोकन्स वर्ड सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा कि भाई ये टोकन्स होता कैसे है, होता क्या है ना, होता क्या है टोकन्स? तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। क्या मतलब है इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप बिल्डिंग को कंसीडर करें, हम लोग हर चीज़ आज एनालॉगी कंसीडर करके करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्डिंग को कंसीडर करें तो उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? ब्रिक होता है, सीमेंट होता है और गिट्टी होती है, बालू होता है, ये सब होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। तो पाइथन प्रोग्राम में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैं वो हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स, लीटर्स। तो ये क्या है? ये सब पाइथन प्रोग्राम के सबसे छोटे छोटे पार्ट हैं जिनको टुगेदरली हम लोग टोकन का नाम देते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टोकन्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप होता है कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल होगा तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपके ज़रूर होंगे जिनकी मीनिंग सिर्फ आप जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं। उसी तरह पाइथन के पास भी कुछ शब्द हैं ना, कुछ वर्ड्स पाइथन ने खुद रिजर्व करके रखा है ना, कि उसका वर्ड क्या होगा वो पाइथन को ऑलरेडी पता है और उसको बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर आपने पाइथन को प्रिंट दिया, प्रिंट लिखा, तो पाइथन को पता है कि अगर प्रिंट लिखकर हमें यूज़र कुछ देता है इनपुट, अगर हमको यूज़र प्रिंट इनपुट देता है तो हमें क्या करना है? हमें जो भी उसके ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है उसको आउटपुट स्केल, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। क्या होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस? आपका जो मॉनिटर होता है वही होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो जो भी प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर यूज़र ने दिया है वो सब कुछ हमको मॉनिटर पे, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना है। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स वो वर्ड हैं जिनका मतलब आपके पाइथन को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, वाइल, पास, प्रिंट। अब प्रिंट क्या होता है ये तो मैंने आपको डिटेल में हल्का फुल्का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। फॉर और वाइल जो होते हैं ये लूप होते हैं ना। फॉर जो है वो क्या है? वो काउंटिंग लूप है और वाइल जो है वो कंडीशन लूप है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोग आगे की चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है आपको टोकन्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये दो बातें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अब तो हम लोग टोकन्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम है लेक्सिकल यूनिट। तो अगर पेपर में आ जाए कि लेक्सिकल यूनिट, व्हाट इज लेक्सिकल यूनिट, तो ये मत सोचना कि लेक्सिकल यूनिट कुछ अदर टर्म है, नहीं, टोकन्स को ही लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको टोकन्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, लिस्ट, टपल। अब आपके एक वेरिएबल शब्द छोड़ के बाकी तो आपके दिमाग से उड़ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, लेकिन तब भी मैं आपको
थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिफायर जो होते हैं वो नेम्स होते हैं जो कि हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स को देते हैं। तो अब कैसे देते हैं, देखिए देने का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप वो नाम दो जो कि देना है। जैसे मान लीजिए मुझे जो नाम देना है वो क्या है, वो जेड है ना, जेड। तो सबसे पहले जे कैसे देंगे, जेड लिखो, जो नाम देना है वो लिखो। अब नाम देने का भी कुछ तरीका है, जो तरीका हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि नाम कैसे दिया जाता है। तो हमने जेड लिख दिया जो हमें नाम देना था। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इज इक्वस टू। इज इक्वस टू को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं कि इज इक्वस टू जो है वो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट आपने लिखा है उसे ये नेम असाइन कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सबसे पहले हम लोग इसे एक वेरिएबल असाइन करते हैं। तो मैथ में वेरिएबल क्या होती है, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। तो वेरिएबल्स को भी ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए RT था हमारा वेरिएबल, तो जेड इज इक्वल टू RT। अब दूसरी बात, कोई भी वेरिएबल तब तक वैलिड नहीं होगा किसी पाइथन प्रोग्राम में जब तक आप उसे कोई वैल्यू नहीं दे सकते। उसी तरह कोई भी आइडेंटिफायर तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि आप उसे कोई एक वैल्यू असाइन नहीं कर देते हैं। अगर अभी आप जैसे आप देख सकते हैं कि RT एक वेरिएबल था ना, लेकिन RT को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी ना, इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर एरर दे रहा है कि नेम RT इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि RT को तो हमने डिफाइन नहीं किया था। ये तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि कैसे आइडेंटिफायर से एक वेरिएबल को स्टोर करता है, लेकिन आपको ये वेरिएबल डिफाइन करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शंस को कैसे स्टोर करता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शंस है, किसी भी नाम का फंक्शन है, मान लीजिए कि प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन है हमारे पास ना। तो हमें प्रिंट फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आइडेंटिफायर एज अ आइडेंटिफायर एक नेम देकर स्टोर करना है। तो हमें वो जो नाम देना है वो W है, फिर इज इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, वो फंक्शन लिख देना है जिसे स्टोर करना है। फिर अगर आपने प्रिंट फंक्शन लिखा है तो आपको अंदर कुछ तो देना ही पड़ेगा जो आपको प्रिंट कराना है। जैसे हम लोग को XYZ प्रिंट कराना था, YZ। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, लिस्ट को कैसे स्टोर करना है ना। तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए फिर से कोई नाम दे दीजिए जिस नाम में आपको उस लिस्ट को स्टोर करना है। फिर उसके बाद लिस्ट कैसे दी जाती है, लिस्ट को दिया जाता है बिग ब्रैकेट में। पहली बात, लिस्ट को किस में दिया जाता है, बिग ब्रैकेट में दिया जाता है। और बिग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं। जैसे हमने Q, R, T लिख दिया। अब यहाँ पर कोई इंटीजर भी हो सकता है 12, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है 12.5, कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन लिस्ट क्रिएट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि आपको उसे बिग ब्रैकेट में इंक्लोज करना है। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देनी है। तो इस तरह से आप लिस्ट स्टोर कर सकते हो। अगर आपको टपल स्टोर करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये बिग ब्रैकेट हटाकर आपको सिंपल ब्रैकेट लगा देना है। यही अंतर है लिस्ट में और टपल में। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये सिंपल ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल डेटा टाइप की होती है और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है। अभी आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं जा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सिर्फ आप ये जानिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स को देते हैं। और ये डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आइडेंटिफायर्स जब भी आप लिखो, जब भी आप कोई नया नाम लिखो तो आप उसे एक वैल्यू जरूर असाइन करो। अगर आप उसे वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो वो आपको नेम एरर देने वाला है। अब नेक्स्ट, अब ये आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कैसे किया जाएगा, हम इन नाम्स को कैसे लिखेंगे, क्या कोई रूल है या फिर जैसे मन तैसे लिख देंगे? नहीं भाई, यहाँ पर आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक रूल है। अब हम लोग वो रूल पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम शुड बी अ नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस। मतलब जब ये जो आप आइडेंटिफायर्स को हम लोग वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। क्यों? वेरिएबल्स में भी कोई वैल्यू ही आप स्टोर करते हो,
ना। उसी तरह आइडेंटिफायर्स में भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो। अब आप पूछो कि वेरिएबल में वेरिएबल स्टोर करते हैं, क्यों आप मैथ में वेरिएबल नहीं स्टोर करते थे? एक्स इज इक्वल्स टू वाई, क्या हो रहा है, वेरिएबल में वेरिएबल स्टोर हो रहा है ना। तो आइडेंटिफायर्स को आप वेरिएबल नाम भी बोल सकते हो कि आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स दोनों ही सेम होते हैं, ओके, क्योंकि दोनों को ही डिफाइन करने की जरूरत होती है। चलिए, तो रूल नंबर 1 क्या है कि वेरिएबल नेम शुड बी अ नॉन कीवर्ड। वेरिएबल्स जो भी आप नाम लिखने वाले हैं वो एक नॉन कीवर्ड होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉन कीवर्ड सी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग्स जो है वो पाइथन को ऑलरेडी पता है। तो अगर आप वो एज अ नेम यूज करोगे तो आगे आपने क्या असाइन किया है वो तो उसे भूल जाएगा। उसे वो कीवर्ड मिला तो उसने उस कीवर्ड का जो भी काम उसको पता है वो काम करने लगेगा और शायद आपको एरर दे दे। इसीलिए जो वेरिएबल्स हैं वो एक नॉन कीवर्ड्स होने चाहिए। और जब आप कोई नाम स्पेसिफाई करो तो आप वहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आपको लिखना था लर्न विथ ना, तो आप लर्न विथ में स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी आपको एक एरर ही देने वाला है। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है कि आप जो भी नाम असाइन कर रहे हो उसमें सिर्फ आपको लेटर्स का इस्तेमाल करना है, नंबर्स का इस्तेमाल करना है और आप एक स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हो अंडरस्कोर, ओके। तो 3 चीज से मिलाकर आपको वो वेरिएबल वो नाम क्रिएट करना है। क्या 3 चीज है? लेटर है, नंबर है और अंडरस्कोर है, ओके। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विथ नंबर बट इट कैन कंटेन नंबर। तीसरा रूल ये है कि जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो जो पहला कैरेक्टर होगा उसका वो पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए। अंदर नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहला कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करके देखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे, ये तो छोड़िए ना, पहला वेरिएबल हमने डिफाइन किया क्या, पहला रूल क्या था कि नॉन कीवर्ड यूज करना है और स्पेस के साथ। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे हमने कुछ ऐसे लिख दिया लेकिन आपको ऐसे स्पेस देके ऐसे नहीं लिखना है, ये एरर देगा। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल ये था कि आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो और सिर्फ एक ही आप स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हो और वो स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर। और तीसरा ये है कि आप जब नाम या वेरिएबल को लिखो तो आप जो पहला कैरेक्टर है उसे नंबर नहीं रख सकते, लेकिन आप अंदर नंबर रख सकते हो, लेकिन पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपको वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर्स के नाम को कैसे डिफाइन करना है ये बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने ऊपर लिखे होंगे, जैसे ये माई फाइल्स, ये कोई वेरिएबल का नाम हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए आदित्य लिखा लेकिन स्टार्ट किससे किया? अंडरस्कोर से। लेटर से स्टार्ट करते तो वो एक एरर दे देता, ओके। नेक्स्ट क्या आता है? लीटर्स। लीटर्स आर द डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वैल्यू। अभी हमने आइडेंटिफायर्स या फिर वेरिएबल्स पढ़ा जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं थी, आप उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते थे। लेकिन जो लीटर्स होते हैं वो उनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं ना। लीटर्स आर द डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वैल्यू। इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है, शायद आदित्य हो, शायद 23 हो, शायद 45 हो, शायद कुछ 25.5 हो, कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब लीटर्स कितने तरह के होते हैं? तो लीटर्स पूरे 4 तरह के होते हैं। पहला टाइप इसका क्या है? पहला टाइप है स्ट्रिंग लीटर। स्ट्रिंग लीटर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग लीटर्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें आप कैरेक्टर्स को लिखते हो। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स बोले तो यही स्पेशल सिंबल्स आ गए, लेटर्स आ गए, वर्ड्स आ गए, इन्हीं को लिखते हो, एक सीक्वेंस में लिखते हो। सीक्वेंस में लिखने का मतलब क्या है? एक के बाद एक लिखते हो और इनको आप किस में इंक्लोज करते हो? आप इनको सिंगल ब्रैकेट या डबल ब्रैकेट में इंक्लोज करते हो। आपको देते हैं हम एग्जांपल, देखिए स्ट्रिंग क्या होता है? कोई भी चीज ना, कुछ भी अगर आपने डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज किया है तो वो एक स्ट्रिंग लीटर है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी, अंदर कुछ भी हो सकता है ना, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ये सब, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग लीटर है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सिर्फ वो सिंगल कोट या डबल कोट में स्टोर होना चाहिए, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ सिंगल कोट लगा देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हो गए आपके स्ट्रिंग लीटर्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर लर्न विथ आदित्य एक स्ट्रिंग लीटर है। क्यों? क्योंकि इसको डबल कोट के अंदर इंक्लोज किया गया है। अब ये स्ट्रिंग लीटर भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग।
तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक लाइन के अंदर टर्मिनेट हो जानी चाहिए, मल्टीपल लाइंस में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो लर्न विथ आदित्य है वो इसी लाइन में टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। ये जो आदित्य स्ट्रिंग है ये भी क्या है, ये भी सिंगल लाइन में फिनिश हो गई है, इसीलिए ये भी एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग को देते कैसे हैं? सिंगल लाइन स्ट्रिंग को देने का तरीका वही है कि आपका जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं उन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इंक्लोज कर दो। अब पहचानेंगे कैसे कि ये एक स्ट्रिंग है? देखिए, जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करोगे तो वो आपको ग्रीन कलर में हो जाएगी ना। कोई भी स्ट्रिंग जो होगी वो एक ग्रीन कलर में ही आपको डिस्प्ले करेगी। अगर आप पाइथन का ओरिजिनल वर्जन यूज करते हैं, मतलब जो पाइथन का जो मेन वर्जन है, वो आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइथन का जो मेन वर्जन है अगर आप उसे यूज करते हो तो जी हाँ आपको ग्रीन कलर में कोई भी स्ट्रिंग शो की जाएगी। अब नेक्स्ट आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? वो स्ट्रिंग जिन्हें आप मल्टीपल लाइंस में देते हो, 2, 3, 10, 20, एक से ज़्यादा लाइन में अगर आप किसी भी स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हो तो वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका सेम नहीं है। अगर आप इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करके नहीं दे सकते। इसको देने के दो अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिंगल कोट या डबल कोट तो लगाओ स्टार्टिंग, जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और जहाँ से स्ट्रिंग एंड हो रही है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी आपको करनी है कि जब आपकी पहली लाइन एंड हो जाए तो एकदम लास्ट में आपको बैक स्लैश लगाना है। क्या? फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश लगाना है। दूसरी लाइन एंड हो जाए तो फिर बैक स्लैश लगाना है। ओके, तो इस तरह से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को दे सकते हैं। जैसे हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग को देते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, कुछ पहली लाइन में कुछ लिख देते हैं, आदित्य लिख दिया। फिर हम लोग को ये क्या लिख दिया, आदित्य लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करना था, हमको दूसरी लाइन में जाना था। तो कैसे जाएंगे? पहले हम लोग एक बैक स्लैश लगाएंगे ना, बैक स्लैश लगा दिए ना। अब आप दूसरी लाइन में जा सकते हो। देखिए दूसरी लाइन में गए, यहाँ पर क्या लिखना था, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को आदि लिखना था तो हमने आदि लिख दिया। फिर हम लोग को इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना था, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग अब इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग एक बैक स्लैश लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमको एक और कुछ और लिखना था, मान लीजिए लर्न लिखना था तो हमने लर्न लिख दिया। लेकिन अब हम लोग को यहीं पर इतनी बड़ी हमारी स्ट्रिंग थी और इसे अब हम लोग को क्लोज करना था, तो फिर हम लोग लास्ट में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। इतना सिंपल होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग देना। जैसे कि आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग दिया और यहाँ पर उसका आउटपुट आ गया। देखिए हम लोग ओके, तो ये पहला तरीका था जिस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को दे सकते। तो जो दूसरा मेथड है मल्टी लाइन स्ट्रिंग देने का वो ये है कि आप लिखो मल्टीपल लाइंस में अपनी स्ट्रिंग को लिखो, सिर्फ स्टार्टिंग में और लास्ट में आप क्या कर दो, आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और जहाँ से स्ट्रिंग एंड हो रही है वहाँ पर लगा दो, तो वो भी एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही ट्रीट की जाएगी। तो ये दो मेथड्स है जिससे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को दे सकते हो। और सिंगल लाइन स्ट्रिंग देनी है तो बस जो भी स्ट्रिंग है आपकी उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज कर दो। इतना सिंपल था स्ट्रिंग लिटरल। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक लिटरल। अब न्यूमेरिक वर्ड से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस लिटरल में क्या आने वाला है, इस लिटरल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज आने वाली हैं। तो अगर कहीं पर भी आप पाइथन प्रोग्राम में न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज करते हो तो वो न्यूमेरिक लिटरल्स की कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि न्यूमेरिक लिटरल्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को देखते हैं। तो पहला है इंटीजर, INT और साइंड इंटीजर। तो INT या फिर साइंड इंटीजर क्या होता है, ये होता है आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होल नंबर लो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। जैसे आपने ले लिया -35, मतलब आपको होल नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, लेकिन आपको होल नंबर्स लेने हैं जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट्स नहीं लगाने हैं। अब डेसिमल पॉइंट्स नहीं लगाने हैं का मतलब जैसे अगर आप मैथ में 35.0 लिख देते हो तो वो तो 35 ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप साइंड इंटीजर लिखते हो और वहाँ पर लिख देते हो आप 35.0 तो वो भी आपको एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप साइंड इंटीजर यूज कर रहे हो या फिर INT यूज कर रहे हो तो मतलब यही है कि आपको कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं यूज करना है। क्या यूज करना है,
होल नंबर्स पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट, अब इंटीजर लिटरल्स कैन बी रिटन एज। अब इंटीजर लिटरल्स को कैसे लिखा जा सकता है? एक तो डेसिमल फॉर्म है या फिर आप इसे नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं, फिर ऑक्टल फॉर्म आता है और हेक्सागोनल फॉर्म, ये दो फॉर्म और है। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ये हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप हम लोग को आप मुझे कमेंट कर दो, आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट लीटर्स। तो इंटीजर में क्या था? इंटीजर में था कि डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन इधर क्या है? इधर आपको डेसिमल पॉइंट का ही इस्तेमाल करना है। दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं विथ डेसिमल पॉइंट्स। अगर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करें तो कैसे? डेसिमल पॉइंट लग कर ही तो वो सॉल्व होता है। इसीलिए ये क्या लिख रहा है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है किसके फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट को यूज करते हो, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है या फिर अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करते हो तो वो दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट लीटर में आता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट लीटर में क्या आता है? फ्लोटिंग पॉइंट लीटर जो है वो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल पॉइंट के साथ। एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल देने का क्या मतलब है? यहाँ पर ई लिख दो, फिर जितनी पावर चाहिए वो लिख दो। पहले नीचे वाली वैल्यू लिखो, फिर पावर रेस करना होता है ना, तो ई लिखो, फिर जितनी पावर आपको उसकी रेस करानी है वो ई के बाद आप लिख सकते हो। तो ये होता है, इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज दे सकते हो। और ये तो डेसिमल वैल्यूज है 2.48, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर लीटर्स। अब क्लास 11th में अगर आप मैथ लियो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। जैसे कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते थे, तो अगर वो रूट अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता था तो आप क्या कहते थे कि नो रियल रूट्स फाउंड। क्लास 10th अगर आप पढ़े हो तो आप ये जानते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो वो मान लीजिए अंडर रूट -34 था, तो क्या होता है? अंडर रूट 34 को बाहर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 लिख देते हैं, और इस अंडर रूट -1 को हम लोग एज अ आई कंसीडर कर लेते हैं, और हम लोग अब एक इमेजिनरी वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं जो कि होगा अंडर रूट 34i। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लीटर्स को दिया जाता है। कैसे? दीज आर ऑफ द फॉर्म a + bj। अब a क्या है? a जो है वो रियल पार्ट है, जो कि ये 10, 20, 30, 40 जो भी आपको रियल वैल्यूज मिली है वो a में लिखाएगी, प्लस b, और b जो होगा वो इमेजिनरी वैल्यू, और वहाँ पर आगे i लिखेगा, और आगे i यहाँ पर j लिखा है, और मैथ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर i लिखा होगा। तो पाइथन में उसी i को j से डिनोट करते हैं। ओके, तो j की वैल्यू कितनी होती है? j रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट -1 को। ओके, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर लीटर्स। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पाइथन में शायद ही आपको कभी इसका इस्तेमाल करने को मिले अप टू योर लेवल ना। और अगर आप फिर मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट आता है बूलियन लीटर्स। तो द बूलियन लीटर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू बूलियन वैल्यूज, ट्रू बूलियन ट्रू, फॉल्स बूलियन फॉल्स। तो बूलियन लीटर क्या होता है? बूलियन लीटर में सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, एक ट्रू वैल्यू आती है, एक फॉल्स वैल्यू आती है। तो आपका सवाल ये होगा कि बूलियन लीटर्स को कहाँ यूज किया जाता है? देखिए, इसका कंपैरिजन में यूज आता है। जैसे आपने अगर लिखा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा कि 2 1 से बड़ा है, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो बूलियन वैल्यूज के फॉर्म में आता है। अगर सही होगा तो ट्रू आएगा, जिसे हम लोग बूलियन ट्रू कहते हैं, और अगर फॉल्स होगा तो, अगर गलत होगा तो फॉल्स आएगा, जिसे हम लोग बूलियन फॉल्स कहते हैं। तो बूलियन लीटर का इस्तेमाल कहाँ है? बूलियन लीटर का इस्तेमाल है जब आप किसी भी चीज़ का कंपेयर करते हो, कहीं पर भी कंपैरिजन का यूज़ करते हो, या फिर एंड का यूज़ करते हो, और का, नॉट का, इन सब चीज़ का जब आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो बूलियन वैल्यूज़ के फॉर्म में आता है। या फिर जब आप फंक्शंस को क्रिएट कर रहे होगे, कोई कंडीशन क्रिएट कर रहे होगे, तो वहाँ पर भी आप बूलियन ट्रू या बूलियन फॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बूलियन लीटर्स होते क्या है? बूलियन लीटर में सिर्फ दो आते हैं, एक बूलियन ट्रू ना और एक बूलियन फॉल्स। जब भी आप बूलियन ट्रू या बूलियन फॉल्स लिखें तो देखिए, लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद TUE जो होगा वो छोटे से लेटर से होगा। उसी तरह फॉल्स में F कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब कैरेक्टर्स छोटे होने चाहिए। अगर आप ये ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते तो वो बूलियन लीटर्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे।
अब लास्ट आता है स्पेशल लिटरल नन। तो पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल नन, द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब भी कहीं पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी आपको वैल्यू का एब्सेंस दिखाना होता है तो वहां पर आपको नल लिखना होगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल था जिसके लिए आपके पास उसको देने के लिए आपको कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप उसे क्या वैल्यू दे सकते हो? नन। ये नन क्या शो करेगा? ये नन शो करेगा एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि इस वेरिएबल को देने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने नन लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिए? हमने तीन तरह के टोकन्स पढ़ लिए, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और तीसरा था लिटरल्स। अब हम लोग चौथे तरह के टोकन्स को पढ़ेंगे, जो होता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन, छोड़ो, एक्शन व्हेन अप्लाइड टू अ वेरिएबल और द अदर ऑब्जेक्ट इन एन एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो टोकन्स होते हैं जो कि कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं जब आप उसे किसी वेरिएबल के साथ, किसी पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हो। और क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। आप भी जानते हो कि ये सब अगर आप यूज करते हो किसी भी ऑपरेटर के साथ ना, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये आपको कुछ कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो जो कि कोई वैल्यू को रिटर्न करते हो। तो जो लास्ट टाइप है टोकन का, वो होता है पंचुएटर्स। अब पंचुएटर्स क्या होते हैं? पंचुएटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। छोड़िए, तो पंचुएटर्स क्या होते हैं? पंचुएटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पाइथन प्रोग्राम में करते हैं। किस लिए? अपने पाइथन प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड दिखाने के लिए ना, कुछ या फिर आप स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेशंस को अलग अलग करने के लिए। जैसे अगर आप मैथ में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया होता है एक्सप्रेशन, तो आप क्या करते हो? ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि इतने को पहले सॉल्व करना है, फिर इसका रिजल्ट लेके इसको सॉल्व करना है। ओवरऑल पंचुएटर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पंचुएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है या तो किसी चीज को शो करने के लिए, या तो आपके प्रोग्राम को और भी अट्रैक्टिव, अंडरस्टैंडेबल और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए पंचुएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शो करने के लिए कैसे? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? बिग ब्रैकेट। मैंने आपको बताया कि बिग ब्रैकेट क्या शो करता है? बिग ब्रैकेट शो करता है क्या? लिस्ट को शो करता था ना बिग ब्रैकेट। तो एक शो करने के लिए भी, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पंचुएटर्स का इस्तेमाल कर लिया। और स्ट्रक्चर्ड में तो आपने कई सारे एग्जांपल देखे, कॉलन लगाते हैं तो फिर जैसे अगर आप किसी फंक्शन को लिख रहे हैं और कॉलन लगा रहे हो तो फिर 4 स्पेस के बाद आता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप पंचुएटर में सिर्फ इतना समझो कि पंचुएटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल या तो हम लोग अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाने के लिए करते हैं, या फिर अपने जो भी है कुछ डिनोट करने के लिए, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन्स क्या है? बेयर बोन्स मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम ना। तो सबसे पहला है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस आर द लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। छोड़िए, एक्सप्रेशंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? देखिए हमने लिखा 2 + 5, तो प्लस क्या है ये तो हम लोग आगे देख लिए। ये देखिए प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है, तो ये हो गया ऑपरेटर। और ये जो इधर 2 लिखा है और इधर जो 5 लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेंड्स का मतलब होता है वो वैल्यूज, वो ऑब्जेक्ट्स, वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेटर यूज हो रहा है, जिनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, उसे कहते हैं ऑपरेंड। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स का और किसका? ऑपरेंड्स का। तो ऑपरेंड्स को यहाँ पर सिंबल वर्ड से यूज किया गया है, क्योंकि प्लस भी तो एक सिंबल ही है और 2 + 5 ये सबको भी यहाँ पर कंबाइनली सिंबल वर्ड दे दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो एक्सप्रेशन जो होता है वो लीगल कॉम्बिनेशन होता है किसका?
ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 + 5, 2 इज लेस देन 5, 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 3। तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या आपको रिजल्ट देने वाला है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है। क्या है वो, फॉल्स है। ये भी आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या, ट्रू। ये नेक्स्ट वाला जो है ये भी आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। तो नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स आर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कौन देता है, यूजर देता है, जिसके बिहाफ पर कुछ न कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं। तो स्टेटमेंट्स आर द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग। तो स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट्स कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है, कुछ लाइंस हैं, कुछ है जो कि यूजर देता है, जिसके बिहाफ पर, जिसका यूज करते हुए पाइथन जो है वो कुछ प्रोग्राम रन कराता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर प्रिंट हेलो, प्रिंट जब आप सिर्फ प्रिंट की बात करते हो तो प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन जब आप उसे पूरा लिख देते हो प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर कुछ, तो वो क्या होगा, अब ये प्रिंट फंक्शन जो है ये कुछ एक्शन परफॉर्म करने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अब ये जो है अभी एक स्टेटमेंट बन चुका है। अगर आप सिर्फ प्रिंट की बात करें तो प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन जब आप उसका यूज कर लेते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में तो वो एक स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशंस विच आर रीड बाय द प्रोग्रामर बट इग्नोर बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि आप देते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में, जिसकी वजह से अगर आप कहीं चले जाते हो और कोई और आपके पाइथन प्रोग्राम को एक्सेस करने जा रहा है तो इन इंफॉर्मेशंस को देखकर वो समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे थे, इन चीज़ों को, इस कोडिंग से आप क्या दिखाना चाह रहे थे, इस पार्ट ऑफ कोडिंग से आप क्या दिखाना चाह रहे थे, इस पार्ट ऑफ कोडिंग से आप क्या दिखाना चाह रहे थे। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरे नए यूजर्स को हेल्प कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशंस आप देते हो, लेकिन इनका आउटपुट स्क्रीन पे कोई काम नहीं होता। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो इन स्टेटमेंट्स को, इन कमेंट्स को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, आप किसी को ये अपना प्रोग्राम दे देते हो तो उसकी कन्वीनियंस के लिए आप ही लिखते हो। अब देने का तरीका क्या है, तो देने का तरीका ये है कि आप जो भी लाइन लिखो उस लाइन से पहले आप ये हैश सिंबल लगा दो ना। आप एक लाइन लिखते हो, उसको कमेंट बनाना चाहते हो तो उस लाइन के जस्ट बिगिनिंग में आप हैश सिंबल लगा दो। अगर आप लाइन के बिगिनिंग में हैश सिंबल लगा देते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक कमेंट। अब कमेंट कैसे देते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना था राम इज अ गुड बॉय ना, राम इज अ गुड बॉय ना, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो राम इज अ गुड बॉय है ये एज अ कमेंट ट्रीट किया जाए। तो हमको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में हम लोग हैश सिंबल यूज कर देंगे ना। जैसे ही आप हैश सिंबल लगाओगे देखेंगे आपकी इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। अगर आपके पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कमेंट है, वो ज़रूर से ही हैश सिंबल से स्टार्ट हुआ होगा। तो इस तरह से आप क्या दे सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कमेंट्स। अब कुछ लोग कहेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा ना, अगर आपने मान लीजिए दूसरा मैं दिखाता हूँ, आपने कुछ लिखा लेकिन आप इसे कमेंट नहीं बनाना चाहते हो, आप ये जो नई चीज़ लिखी है इसको कमेंट बनाना चाहते हो, तो आप इसके ये जो लाइन है इसके स्टार्टिंग में हैश सिंबल लगाओगे ना। देखिए इतना क्या हो गया, इतना कमेंट हो गया और इतना कुछ जो भी आपने लिखा होगा, फंक्शन, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन जो भी होगा वो ये होगा। तो इस तरह से आप कमेंट को दे सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि वो जो चीज़ होगी वो रेड हो जाएगी, लेकिन ये तो पाइथन प्रोग्राम में होगा, आपके पेपर में तो नहीं होगा ना। इसलिए आप ये याद करे रहो कि जो भी लाइन के आगे, अगर किसी भी लाइन के आगे हैश सिंबल लगा हुआ है तो वो क्या है, वो एक कमेंट है। किस लिए दिया जाता है, अपने पाइथन प्रोग्राम को और भी ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। तो फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम एंड कैन बी रीयूज, कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। क्या मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है वो एक कोड होता है और उस कोड को, उस पूरे कोड का एक नाम होता है और उस नाम का इस्तेमाल करते हुए
आप उसका इस्तेमाल अपने पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हो और बार बार कर सकते हो। जैसे कि प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम ही प्रिंट है। और इस प्रिंट नाम को यूज करते हुए आप इस प्रिंट फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये तो मान लीजिए सिंपल फंक्शन है, लेकिन अगर जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे तो आप फंक्शंस को क्रिएट करोगे, उन फंक्शंस को नाम दोगे और उस नाम का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, उसे अपने पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं और उस पूरे सेट ऑफ कोड्स को एक नाम दिया जाता है। उस नाम को यूज करते हुए आप वो जो सेट ऑफ कोड है उनका इस्तेमाल अपने पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हो और कई बार कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आता है ब्लॉक। समटाइम अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन। सच अ ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्लॉक। कोड ब्लॉक या फिर सूट ब्लॉक, तीन नाम इसके याद कर लें, ब्लॉक, कोड ब्लॉक, सूट ब्लॉक, तीनों किसका नाम है, ब्लॉक का ही ये तीनों नाम है। चलिए तो ब्लॉक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट का पार्ट होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, अब वो एक ब्लॉक कहलाता है, या किसी फंक्शन का पार्ट होता है तो उसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। अब पहचानने का तरीका क्या है, जैसे इफ ए इज इक्वल टू 3 ना, देखिए यहाँ पर डबल इज इक्वल टू लगाया है क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू को एज अ मैथ वाले इज इक्वल टू की तरह यूज करना था, इसलिए हमने डबल इज इक्वल टू लगाया। अगर सिंगल इज इक्वल टू लगाते तो क्या हो जाता, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करना पड़ता। इसे मैथ वाला इज इक्वल टू यूज बनाने के लिए हमें डबल इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो हमने क्या लिखा, इफ 3 इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू 3, इसके बाद क्या लगाया, कॉलन। जैसे ही आप कॉलन लगाते हो और उसके बाद जब नेक्स्ट आप इंटर करोगे तो आप देखोगे कि ये जिस लाइन में था ना उससे 4 स्पेस छोड़कर अब यहाँ पर आपका पॉइंटर आ जाएगा। ओके, मतलब आपका जो लिखावट होगी नई लाइन में वो 4 स्पेस के बाद होगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ब्लॉक, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का पार्ट है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब तक A3 के इक्वल नहीं आएगा तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होने वाला। वैसे तो ये एक फंक्शन है, इफ क्या है, इफ एक फंक्शन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है वेरिएबल एंड असाइनमेंट। तो वेरिएबल आर द नेम्ड लोकेशन दैट रिफर टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक नेम्ड लोकेशंस होते हैं जो कि किसी वैल्यू को रेफर करते हैं ना। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 3 ना, तो कितने लोग सोचते हैं a जो है उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है, नहीं, a जो है वो 3 वैल्यू को रिफर करता है। 3 वैल्यू को रिफर करने का क्या मतलब है, जो 3 है वो आपकी मेमोरी ने कहीं ना कहीं तो 3 वैल्यू स्टोर होगी ना, तो जहां पर भी 3 वैल्यू स्टोर होगी उसका कुछ एड्रेस होगा। तो ये जो a है वो 3 को स्टोर ना करके वो एड्रेस स्टोर करता है जिस एड्रेस पे वो 3 है, इसीलिए लिखा गया है रिफर टू अ वैल्यू, की वैल्यू को रिफर कर रहा है, उसके लोकेशन को स्टोर करते हुए उस वैल्यू को रिफर कर रहा है जिसकी, और इसने जो वैल्यू को रिफर कर रहा है उस वैल्यू का इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हो और उस वैल्यू को यूज करते हुए आप कुछ भी प्रोसेसेस कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हो। एक बार फिर, वेरिएबल्स जो होते हैं वो नेम्ड लोकेशन होते हैं ना, जो कि किसी वैल्यू को रेफर करते हैं ना, स्टोर नहीं करते, रेफर करते हैं। और इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल आप पाइथन प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हो और वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रोसेसेस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू आदि लिखा हुआ है, आदि क्या है, आदि एक स्ट्रिंग है। अब ये जो स्ट्रिंग आदि है ये कहीं ना कहीं स्टोर होगी, जहां पर भी स्टोर होगी उसका एक लोकेशन होगा, तो a क्या करेगा, उस लोकेशन को स्टोर करेगा। इसलिए लिखा गया है कि वेरिएबल जो करते हैं वो एक वैल्यू को रेफर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए का यूज़ होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए ना। जैसे यहाँ पर a को जो है आदि वैल्यू असाइन की गई है, तो किसकी मदद से की गई है, यही इज इक्वल टू साइन की मदद से की गई है। इसलिए इज इक्वल टू साइन जो है पाइथन प्रोग्राम में असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, डायनेमिक टाइपिंग। तो अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड अ डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा
और उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू प्रोवाइड की और फिर उसी वेरिएबल को दूसरी वैल्यू प्रोवाइड की, तो आप तो सोच रहे होगे कि ये एरर देगा। जैसे अगर आपने ए को 3 वैल्यू प्रोवाइड की और फिर आपने ए को 4 वैल्यू प्रोवाइड की, तो आप सोच रहे होगे कि अरे बाप रे, वेरिएबल तो एक ही से 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कहीं ये एरर तो नहीं देगा। नहीं, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब यही होता है कि एक वेरिएबल जो कि एक टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर रहा था, वो दूसरे टाइम में दूसरी टाइप ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप ए को प्रिंट करते हो, तो ए को जो सबसे लास्ट वैल्यू जो ए को मिली होगी, या फिर जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू मिली होगी ए को, वो वैल्यू ही प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं ना, a इज इक्वल टू, मैंने 3 लिखा और फिर a को मैंने क्या नई वैल्यू प्रोवाइड की 4, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि a को कैसे, मतलब a की वैल्यू कैसे चेंज हुई है। तो उसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट ही कर लिया a को, कि देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आई है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 आई है। मतलब क्या है, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल जो कि एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो दूसरी वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो पहली वैल्यू हो जाएगी वो आउट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि ए को प्रिंट किया तो 4 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अब ये 3 को छोड़कर अब ए जो है वो उसको एक नई वैल्यू असाइन हो गई है 4, इसलिए अब आप ए को प्रिंट करोगे तो 4 ही प्रिंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टैटिक टाइपिंग। तो स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है कि अगर आप एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप असाइन कर दिए हो, तो आप उसे दूसरा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने a इज इक्वल टू 3 लिख दिया, तो फिर अगर आप a इज इक्वल टू आधी लिखोगे तो स्टैटिक टाइपिंग में रॉन्ग होगा। लेकिन डायनेमिक टाइपिंग में क्या होगा कि उसे अब ये नई वैल्यू मिल जाएगी, पुरानी वैल्यू गायब हो जाएगी। ओके, अब आता है मल्टीपल असाइनमेंट। चलिए, अब मतलब मल्टीपल असाइनमेंट का क्या मतलब हुआ, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब हुआ कि आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ असाइन कर रहे हो। तो पहला तरीका क्या है, असाइनिंग सेम वैल्यू टू अ मल्टीपल वैल्यू। आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनको जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये काम कैसे किया जा सकता है, आप सारे वेरिएबल्स को लिखो, a इज इक्वल टू लगाओ, दूसरा वेरिएबल लिखो, फिर इज इक्वल टू लगाओ, तीसरा वेरिएबल लिखो। वो इज इक्वल टू लगाते हुए वो सारे वेरिएबल्स लिखो जिन्हें आपको ये सेम वैल्यू असाइन करनी है। जैसे मुझे 3 वेरिएबल्स a b c को सेम वैल्यू असाइन करनी थी, तो मैंने a लिखा, इज इक्वल टू b लिखा, इज इक्वल टू c लिखा, और उसके बाद एक इज इक्वल टू लगाओ और यहाँ पर लिख दो 10 ना। तो अगर अब आप a को प्रिंट कराते हो तब भी 10 आएगा, b को प्रिंट कराते हो तब भी 10 आएगा, c को प्रिंट कराते हो तब भी 10 आएगा। मतलब a b c तीनों को सेम वैल्यू मिल गई 10। अब असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल। अब क्या करना था आपको, आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स थे और उन मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी थी। तो हमने क्या, सबसे पहले आपको कॉमा सेपरेट करते हुए सारे वेरिएबल्स को लिख लेना है, फिर इज इक्वल टू लगाना है, फिर कॉमा सेपरेट करते हुए आपको सारी वैल्यूज भी लिख लेना, जैसे 1, 2, 3 ना। तो अब वैल्यूज मिलेंगी कैसे, तो इधर का जो पहला वेरिएबल होगा उसे पहली वैल्यू मिल जाएगी, मतलब a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो दूसरा वेरिएबल होगा उसे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जो तीसरा वेरिएबल होगा उसे तीसरी वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो। अ वेरिएबल इज डिफाइंड ओनली व्हेन यू असाइन सम वैल्यूज टू इट। क्या मतलब है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेरिएबल जो होगा वो तभी डिफाइन होगा जब आप उसे कुछ वैल्यू असाइन कर दें। अगर आप उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो आपको नेम एरर मिलने वाला है। तो अभी मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, तो आज इस लेक्चर में हम लोग 2 टाइप ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक है इनपुट फंक्शन और दूसरा है प्रिंट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, लेकिन उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उससे कुछ इनपुट चाहिए था, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हुए उसको कुछ आउटपुट देना था। तो वो आप काम कैसे कर सकते हो, आप यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हो। तो उसका जो तरीका है वो तरीका है कि आप इनपुट फंक्शन के मेथड से यूजर से इनपुट ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कैसे, तो ये सिंटेक्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको एक तरीका ही बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसमें यूजर से ली गई वैल्यू को स्टोर करना है। मान लीजिए हमारा वो वेरिएबल ए है, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। फिर उसके बाद इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद आपको इनपुट लिखना है, और
इनपुट क्या है, इनपुट फंक्शन का नाम है या फिर आप इसे कीवर्ड भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसका पैरेंथेसिस ओपन करना है और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जिसे डिस्प्ले कराते हुए आपको यूजर से इनपुट लेना है। जैसे कि आपको यूजर से नंबर लेना था एज अ इनपुट, तो आपको यूजर को तो बताना पड़ेगा ना कि मुझे नंबर चाहिए। तो वो कैसे करोगे, उसको कुछ टेक्स्ट दिखा के, बोल के तो कर नहीं सकते, कुछ टेक्स्ट दिखा के, तो वो टेक्स्ट आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब टेक्स्ट न्यूमेरिक लीटर में तो आएगा नहीं, बूलियन में तो आएगा नहीं, किस में आएगा, स्ट्रिंग लीटर में आ सकता है टेक्स्ट। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं, उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इनपुट अ नंबर, इनपुट अ नंबर ना, इनपुट अ नंबर ना। चलिए, तो ये कैसा यूज़र को कैसा दिखेगा, तो मैं इंटर दबाऊंगा, ये देखिए उस यूज़र को क्या करेगा, यूज़र को टेक्स्ट दिख जाएगा। कौन सा टेक्स्ट, इनपुट अ नंबर का टेक्स्ट। अब इसके बाद यूज़र अपना इनपुट डालेगा, मान लीजिए हमने 1 2 3 डाल दिया ना, तो अब यूज़र ने जो भी इनपुट डाला है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब अगर हम लोग प्रिंट करते हैं उस वेरिएबल को, हमें तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो यूज़र ने इनपुट डाला हुआ था। जैसे हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर हमने लिखा कि भैया ए को प्रिंट कर दो, तो देखिए 1 2 3 प्रिंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन बात है वो बात ये है कि अगर आपने इनपुट फंक्शन देते समय ये स्पेसिफाई नहीं किया कि यूज़र कौन सी टाइप की वैल्यू को देने वाला है ना, तो क्या होगा कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू पाएगा उसे एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 नंबर है या स्ट्रिंग, तो हम लोग इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब ये एज अ नंबर ही सेव हुआ ना। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ। तो चलिए देखते हैं, ए प्लस हम लोग करते हैं 3 2, ये देखिए ये एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि ये जो 1 2 3 था, ये जो 1 2 3 को स्टोर किया था वो स्ट्रिंग टाइप का था और 2 जो है वो न्यूमेरिक टाइप का। आप दो अलग डेटा टाइप को तो जोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए ये एरर आ गया। तो अब सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है कि आप जब इनपुट दो तो आप उसे स्पेसिफाई कर दो कि मुझे इस टाइप की वैल्यू चाहिए। कैसे, मान लीजिए हमने ए लिखा और ए के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको वो डेटा टाइप लिखना है जिस डेटा टाइप की वैल्यू आपको चाहिए। मान लीजिए स्ट्रिंग लिखना है तो वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है तो आप str लिख सकते हैं ना। आपको इंटीजर चाहिए तो क्या लिखना होगा, फ्लोट, सॉरी int, इंट ना। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को अभी इंटीजर चाहिए था तो हम लोग इंटीजर लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको इसका पैरेंथेसिस ओपन करना है और इस पैरेंथेसिस के अंदर अब आपको इनपुट लिखना है ना। फिर इनपुट लिखने के बाद इनपुट का पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना था, इंटर अ नंबर, वो टेक्स्ट लिख देंगे, इंटर अ नंबर। ओके, अब चलिए हम लोग करते हैं। तो अभी भी हम लोग सेम देते हैं, हम लोग यूज़र जो है वो सेम इनपुट दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 2 3। ये इनपुट किधर स्टोर हुआ, ए में स्टोर हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 1 2 3। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये जो 1 2 3 वैल्यू है ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुई है या फिर एज अ इंटीजर स्टोर हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट ए नहीं, कोई ऑपरेशन लगा देंगे ना कि इसके साथ +2 +3 कोई लॉजिकल ऑपरेटर और कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ए में जोड़ने की कोशिश करते हैं 5 को। तो देखिए 123 + 5 128 एज अ रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि अब इसने, ये यूज़र ने जो भी इनपुट दिया था इसे एज अ इंटीजर स्टोर किया है। तो इस तरीके से आप इनपुट मेथड, इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करना है ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रिंट लिखना है और प्रिंट लिखने के बाद आप अंदर वेरिएबल दे सकते हैं ना, कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं, जो भी चीज़ आप देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपने ए लिखा, आपने कोई ए वेरिएबल क्रिएट किया था तो आपको ए को भी प्रिंट कराना था। फिर आपने बी वेरिएबल लिखा था तो आपको बी को भी प्रिंट कराना था। चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी इन सबको स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 1 2 3 ना, हम लोग बी को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि बी = 12 है। फिर इसके बाद हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट लिखा, हम लोग को ए भी प्रिंट करना था और बी भी प्रिंट करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के दूसरा वैल्यू लिख देंगे बी, और इसके बाद देखिए
123 प्रिंट हुआ और 12 प्रिंट हुआ। लेकिन जब आप यहाँ पर कॉमा से जब आप दो वैल्यूज़ को सेपरेट करते हो तो यहाँ पर जब आउटपुट आता है उसका तो एक स्पेस से वो सेपरेट हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप प्रिंट करते हो ना, इसको हम लोग को एज अ इधर दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और इधर लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट करना है हम लोग को। नहीं, सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिख देते हैं और b इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, b इज इक्वल्स टू 12 लिखते हैं। फिर हम लोग लिखे प्रिंट a ना, सॉरी प्रिंट a लिखे और फिर क्या लिखा हमने, प्रिंट b लिखा ना। मतलब जब हमने एक साथ लिखा था कॉमा सेपरेट के साथ तो ऐसा आउटपुट आया था। अब देखते हैं कि अगर हम लोग इसको अलग अलग प्रिंट फंक्शन में देते हैं ये तो कैसा आउटपुट आएगा ना। तो यहाँ हमने प्रिंट b लिख दिया, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल के सेव हो गया ना। अब इसे रन करा लेते हैं तो आप देखेंगे कि 1 2 3 जो है वो एक लाइन में आया है, फिर 12 जो है वो एक लाइन में आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग चलिए आगे बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए पहला तो ये है फीचर्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो पहला फीचर क्या है कि इट ऑटो कन्वर्ट द आइटम इनटू स्ट्रिंग। आपने जो भी चीज़ दिया है वो उसको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये तो कोई काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि आउटपुट कैसा आ रहा है उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हाँ इनपुट तो हमसे लिया था और उसके हिसाब से आउटपुट दिया। चलिए अब नेक्स्ट आता है इंड ना। पहले मैं आपको इंड बताता हूँ और इंड के बाद हम लोग बात करेंगे कि सेप क्या होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने दो प्रिंट फंक्शन को लिखा और दोनों प्रिंट फंक्शन दो लाइन में प्रिंट हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इंट आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप इंट आर्गुमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इंट आर्गुमेंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है न्यू लाइन कैरेक्टर, और जहाँ पर भी न्यू लाइन कैरेक्टर हो जाता है उसके बाद वो जो पॉइंटर होता है वो नई लाइन में आ जाता है। इसलिए फिर से जब हमने प्रिंट फंक्शन दिया तो वो नई लाइन में आया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपका पहला प्रिंट फंक्शन था वहाँ आप इंट दे दो ना। तो हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद इंट लिखते हैं और इंट लिखने के बाद इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू देना है ना वो वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे हमने एक स्पेस दिया, अब इसे हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। तो अब ये देखिए 1 2 3 आया पहले का आउटपुट, और फिर उसके बाद आपने जो इंड की वैल्यू स्पेस दी थी वो स्पेस आया, और स्पेस के बाद आपका जो दूसरा प्रिंट फंक्शन था उसका आउटपुट आया। तो ऐसा ये अलग अलग लाइन में क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने इंड की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि इंड की जो वैल्यू है वो न्यू लाइन कैरेक्टर ना होकर वो क्या है, वो स्पेस है। इसलिए इसके बाद क्या है, प्रिंट हुआ पहला जो हमने ए दिया था वो प्रिंट हुआ, फिर इंड के अंदर हमने जो वैल्यू दी थी वो प्रिंट हुई, और फिर उसके बाद हमने जो दूसरा प्रिंट फंक्शन दिया था वो प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आप इंड का इस्तेमाल करके दो प्रिंट फंक्शंस को भी सिंगल लाइन में ही प्रिंट करा सकते हो दो प्रिंट फंक्शन से। अब दूसरा आता है सेप ना। सेप क्या होता है? अभी हमने क्या किया, जब हमने प्रिंट किया a कॉमा बी तो यहाँ पर क्या आया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस आया। क्यों स्पेस आया? क्योंकि जो सेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्पेस होती है। लेकिन मान लीजिए हमको a और b का जो आउटपुट आया उसके बीच में हमने कुछ और लगाना था, तो वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी है ना। वहाँ पे हम लोग इस सेप की जो वैल्यू है वो डिफाइन कर देंगे। जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं और प्रिंट करते हैं हम लोग a कॉमा बी प्रिंट करते हैं, फिर लेकिन कॉमा करके हम लोग सेप की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। हम लोग सेप इज इक्वल्स टू जो है कुछ डाल देते हैं @ ना। तो अगर अब आप इसे प्रिंट कराते हो तो देखिए 1 2 3 आया और 12 प्रिंट हुआ, जैसा कि पहले भी प्रिंट हुआ था। लेकिन पहले जो बीच में स्पेस आया था वहाँ पर अब @ आ गया। क्यों? क्योंकि अब हमने सेप जो है उसे डिफाइन कर दिया और उसे एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है @ अगर आप सेप का यूज़ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगी, एक स्पेस आएगा। इंड का यूज़ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा। तो ये सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो जितनी भी बातें हो सकती थी पाइथन फंडामेंटल चैप्टर में वो सारी बातें मैंने कवर कर ली है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में हम लोग उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।